12 दिसंबर को अबुझमाड़ के इलाके में जवानों और माओवादियों के एक बड़ी मुठभेड़ का दावा पुलिस ने किया और 2 दिन के बाद आज देर शाम बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने उन मारे गए 7 माओवादियों की शिनाख्ती की, जिसमें 2 महिला और 5 पुरुष शामिल थे। बस्तर आईजी ने इस पूरे मुठभेड़ को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बताया कि किस तरह से मुठभेड़ हुई थी और वहां पे बड़े स्तर के माओवादी क्यों एकत्रित हुए थे, साथ ही साथ जो माओवादी मारे गए उनकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है संगठन में और आगे क्या स्थिति है। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की। क्या मुद्दे थे और किस बातों पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 12 दिसंबर को अबुझमाड़ वो इलाका है जिस इलाके में हमेशा ये माना जाता रहा है कि माओवादियों का गढ़ है और शीर्ष स्तर के जो माओवादी नेता हैं वो उसी इलाके में रहते हैं और इस बात पे भी हमेशा दबाव दिया जाता था। फोर्सफुली जब बात होती थी कि माओवाद को समाप्त कब किया जाएगा या जब भी समाप्त किया जाएगा तो अंतिम लड़ाई अबुझमाड़ में होगी, लेकिन पुलिस ने, जवानों ने अपना पैंतरा चेंज किया है और बटालियन के इलाके में केवल सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और अबुझमाड़ को चारों तरफ से घेर कर शीर्ष स्तर के जो माओवादी नेता हैं उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है और उसका परिणाम भी सामने। पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए हैं उस आंकड़ों का अगर देखा जाए तो केवल अबुझमाड़ में ही 150 से ज़्यादा माओवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है जवानों ने और इसमें बड़े स्तर के कई माओवादी नेता मारे गए हैं, जिसमें जोगन्ना जैसे 40 लाख के इनामी माओवादी भी हैं। अभी जो 7 माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया है उसमें एक उड़ीसा स्टेट कमेटी का सदस्य भी है रामचंद्र, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और साथ ही साथ 2 महिलाओं को मिलाकर कुल 7 माओवादी, एक में 5 लाख और बाकी पे 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसको लेकर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उन्होंने तमाम जानकारी दी कि जो 25 लाख रुपए का इनामी माओवादी था वो कैसे उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद अब वो माओवादी कैडर में शामिल हुआ और आज इतने बड़े पद पर आ गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है जो 25 लाख का इनामी नक्सली है उनका नाम रामचंद्र उर्फ कार्तिक उर्फ दसरू उर्फ जीवन, जो कि एससीएम स्टेट कमेटी मेंबर के सदस्य रहे उड़ीसा स्टेट कमेटी के और सचिव पश्चिम ब्यूरो रहे। साथ ही साथ जो दूसरी माओवादी मारी गई है, जो महिला माओवादी जो मारे गए हैं उनकी शिनाख्ती को लेकर जो जानकारी दी है, रैनी उर्फ रमीला, इन पर भी 5 लाख रुपए का इनाम था। ये एरिया कमेटी मेंबर रही पश्चिम बस्तर की। सोमारी ओयाम जो कि पार्टी मेंबर हैं और गुटसा कुच्चा, रेनू पोयाम, कमलेश उर्फ कोहला, सोमारू उर्फ मोटू, इन सभी पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि मार डिवीजन के इंद्रावती एरिया कमेटी के ग्राम कलहाजा और डोंडारबेड़ा के जंगल में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य के शीर्ष स्तर के नक्सलियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सेंट्रल कमेटी के समेत स्टेट कमेटी के मेंबर भी शामिल होने वाले थे। यह हो सकता है कि शामिल होकर ये बैठक हो गई हो। पुलिस को इसकी जानकारी मिली और जब ये पता चला कि सेंट्रल कमेटी के स्तर के माओवादी यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं और बड़ी बैठक हो रही है आने वाली स्थिति को लेकर और जिस तरह से सरकार का दबाव बढ़ा है जवानों के द्वारा माओवादियों के ऊपर और उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करके उन्हें नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो निश्चित ही तौर पर एक तो देखा जा रहा है कि माओवादी संगठन कहीं ना कहीं दबाव में है और बैकफुट पर है, ये भी नज़र आ रहा है। और ये बैकफुट पर होने की वजह से शीर्ष स्तर के माओवादी नेताओं ने एक बैठक आयोजित की कि आगे क्या करना चाहिए और यही वजह है कि जो पुलिस की जो खुफिया तंत्र हैं, जो खुफिया प्रणाली के तहत जो जानकारी उन्हें मिली कि इसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य के जो शीर्ष माओवादी नेता हैं वो इस बैठक में उपस्थित हुए थे और यही वजह है कि 4 जिलों से, जिसमें कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा के डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के साथ सीआरपीएफ की टीम को बड़ी मात्रा में उतारा गया, चारों तरफ से घेरा गया, क्योंकि कहीं से भी उन माओवादियों को निकल के जाने का रास्ता नहीं देना चाहते थे फोर्स। और 12 तारीख को ये मुठभेड़ हुई। सुबह 3 बजे तड़के से मुठभेड़ कई घंटों तक चली, जिसमें 7 माओवादियों को मारने का दावा जवानों ने किया और वहाँ पर जो खून के धब्बे और निशान देखे जा रहे हैं उसको लेकर पुलिस का दावा है कि और भी माओवादी उसमें घायल हुए होंगे। हालांकि घायल माओवादियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, ना ही और जो मारे गए माओवादी हैं उन्हें वहाँ गिरफ्तार किया जा सका है। लेकिन जो मारे गए बड़े लीडर थे, सीसी और एसीएम स्तर के जो नक्सली थे, स्टेट कमेटी स्तर के जो माओवादी थे, और जो सफलताएं मिली उसमें केवल एक ही स्टेट कमेटी स्तर का माओवादी नेता जिसका नाम रामचंद्र है उर्फ कार्तिक उर्फ दसरू, जो 25 लाख के नामी है, केवल उसकी डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की है
और वहाँ से जो हथियार बरामद किए गए हैं। दरअसल अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े स्तर के माओवादी नेता अगर मारे गए हैं तो हथियार भी बड़े बरामद किए गए हैं। इसके पहले भी जिस तरह से थुलथुली में जो मुठभेड़ हुई थी, जहाँ पे नीति को मारा गया था, उस इलाके में भी बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए थे, जिसमें SLR, इंसास और AK-47 जैसे हथियार, LMG जैसे हथियार हुआ करते थे। साथ ही साथ जब जोगन्ना को मारा गया था उस समय भी आपको बड़े वेपन हमने दिखाए थे जो जवानों ने वहाँ से रिकवर किए गए थे। लेकिन यहाँ पर स्टेट कमेटी मेंबर जो कि 25 लाख का इनामी नक्सली है, उसे मारा गया और वहाँ पे हथियार क्या बरामद किए गए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 303 राइफल है 2 नग, BGL लॉन्चर 2 नग, 12 बोल राइफल है 2 नग और भरमार बंदूक है 2 नग। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अन्य दैनिक उपयोगी सामान के मिलने का दावा भी पुलिस के जवानों ने किया है। और सबसे खास बात यह है कि अगर पुलिस के दावे को सही माना जाए कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ स्तर के जो बड़े स्तर के माओवादी नेता हैं, उस इलाके में अगर वो बैठक कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या की जाए, तो वो हथियार कहाँ हैं, बड़े हथियार जो उनके साथ रहते हैं, जो उनकी सुरक्षा में रहते हैं। अगर सेंट्रल कमेटी स्तर के माओवादी थे तो निश्चित ही तौर पर AK-47 और इंसास, SLR जैसे ऑटोमेटिक वेपन को लेकर उनकी सुरक्षा में माओवादी रहे होंगे। इसको लेकर जब सवाल किया गया तो उस पर भी बस्तर IG ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित ही तौर पर अब वो स्थिति आ गई है कि पहले जो माओवादी संगठन है, माओवादी संगठन हमेशा से ये करता था, क्योंकि जो प्रेस नोट, जब आपको याद हो जब नीति को मारा गया था उस समय भी जो प्रेस नोट माओवादियों ने जारी किया था कि कैसे ये मुठभेड़ हुई और कैसे उनके लोग वहाँ पर फंस गए, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जब ये देख लिया गया कि चारों तरफ से जवानों के उस घेरे में जब माओवादी फंस गए हैं तो सबसे पहले आगे चलकर रास्ता कौन बनाएगा, इसको लेकर 12 से 14 लोगों की टीम तैयार की गई। तो दरअसल माओवादियों की मानसिक स्थिति को ये प्रेस नोट दर्शाता है कि जब भी उनके बड़े लीडर फंस जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए निचला कैडर कैसे अपने आप को सामने कर देता है, अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने बड़े लीडर को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बस्तर IG ने यह दावा किया है कि अब स्थितियां इतनी बदल गई हैं, क्योंकि लगातार जो सफलताएं जवानों को मिल रही हैं उसको देखते हुए कहीं न कहीं निचला कैडर इतना डरा हुआ है कि वो अपने शीर्ष स्तर के माओवादी नेताओं को छोड़कर घटनास्थल से भागने में अपनी भलाई सोचता है। और यही वजह है कि ये जो रामचंद्र मारे गए हैं, जो कि स्टेट कमेटी मेंबर रहे, उनके पास से ऑटोमेटिक वेपन नहीं बरामद किया गया, जबकि उनके पास जो रिकॉर्ड्स पुलिस के हैं उस आधार पर AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन तो वो खुद अपने साथ रखते थे। लेकिन ये अंदाज लगाया जा रहा है कि जब गोलीबारी चली और मरने की स्थिति आई तो उनके जो छोटे कैडर हैं या उनके जो सुरक्षा गार्ड हैं, उनके हथियार लेकर भी वहाँ से निकल गए और अपने इस शीर्ष स्तर के माओवादी नेता को भी उन्होंने वहीं छोड़ दिया। ये दावा पुलिस के IG बस्तर IG सुंदरराज P का है। क्या कहा आपने, पहले वो भी। दिनांक 12 तारीख को जिला नारायणपुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में जो मुठभेड़ में जो रिकवर की गई डेड बॉडी में एक जो कैडर उड़ीसा स्टेट कमेटी मेंबर के लेवल के कैडर है, जिनके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित है। उनका नाम कार्तिक उर्फ दसरू है, जो मूलतः रहने वाला आंध्र प्रदेश नल्लामला इलाका है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी रहा। और उनका वर्तमान में जो नुआपाड़ा इलाका का इंचार्ज भी है, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर क्षेत्र में है। और उनके बारे में और कौन कौन से अपराध में शामिल रहा, ये सब डिटेल्स भी हम इकट्ठा करवा रहे। जैसा डिटेल्स और आ जाए तो हम उसका शेयर कर लेंगे। जैसा सिक्योरिटी वैक्यूम इलाका जो बोला जाता है पूर्व में, उन इलाका में भी लगातार भी सुरक्षा बल द्वारा नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करने के पश्चात ऑपरेशन के माध्यम से लगातार डोमिनेट करके रखा, जिसका परिणाम आप सब लोग सामने है, जो काफी अच्छा सकारात्मक रिजल्ट वर्ष 2024 का। शेष इलाका में भी हमारा फोकस है। सुरक्षात्मक अनुसार बहुत ज्यादा डिटेल्स खुलासा नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा मंशा है शासन के जो निर्देशन रूप मंशा रूप सभी इलाकों में हमारा फोकस्ड अप्रोच रहेगा ताकि जल्दी समस्या का समाधान करें। सर, बस्तर से नक्सली सफाया क्यों है तो नहीं, जैसे इसमें सभी स्टेट इंटीग्रेटेड एक अप्रोच के तहत हम काम कर रहे हैं। सभी सीमावर्ती राज्य से हमारा बेहतर तालमेल है। और जैसा आप लोग परिणाम में भी देखा होगा, वर्ष 2024 में बाहर प्रांत के रहने वाला जो माओवादी कैडर से जो जिनका डेड बॉडी मतलब छत्तीसगढ़ की इलाका में रिकवर की गई थे, सभी एजेंसी से आपस में बेहतर तालमेल करके एक दूसरे से और कोऑर्डिनेशन करके इसके परिणाम तक ले आए। तो और आने वाले समय में हमारा कोऑर्डिनेशन और बेहतर होगा, परिणाम भी और सकारात्मक होगा। चलिए, जैसा मैंने बताया था, क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा हमारा प्रथम दायित्व है। इसी निभाने के लिए हम जो भी कदम उठाना चाहिए उसका निश्चित रूप से उठाएगा।
लेकिन माओवादी द्वारा जो की जा रही हरकत है काफी निंदनीय है। वो सुरक्षा बल से आमने सामने लड़ने का स्थिति नहीं होने कारण से इस प्रकार निर्दोष ग्रामीण को कोई भी आरोप लगाकर मतलब इस टाइप का हत्या करना, खासतौर पर महिला के ऊपर इस प्रकार का अपराध करना बिल्कुल निंदनीय है और उसके परिणाम निश्चित रूप से माओवादी भुगतेगा। और हमारा सुरक्षा बल इस विषय को लेकर काफी गंभीर, शासन भी इस विषय को लेकर काफी गंभीर। यदि निर्दोष ग्रामीण को माओवादी द्वारा निशाना बनाया जाएगा, वो किसी भी लेवल का कैडर होगा, टॉप लेवल से लेकर जो उनका घटना का अंजाम देने वाला कैडर जो भी होगा, उसका परिणाम गंभीर होगा। अभी बीजापुर में भी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हत्या में शामिल 2 माओवादियों का लगातार पुलिस तलाश कर रहे थे। कल की मुठभेड़ में उनके डेड बॉडी भी रिकवर की गए थे। इसलिए माओवादी संगठन के स्पष्ट संदेश है, कोई भी इस प्रकार हैराना हरकत करेगा उसके परिणाम गंभीर रहेगा। क्षेत्र की जनता का भी इच्छा है और हम लोग का प्रयास भी है, सभी इलाके में जो नक्सल गतिविधि को अंत करने का, समाप्त करने का, उसी दिशा में मजबूती से हम एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से ये 2 जिला में जो नक्सल गतिविधि काफी हद तक काफी हद तक कम हुआ, लेकिन जैसा शेष जो कार्य है उसमें भी हम लोग और फोकस करके कार्य करेगा। और हमारा मंशा है मतलब सभी इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करने के लिए, सभी बस्तर संपूर्ण क्षेत्र को नक्सल गतिविधि से मुक्त करने के लिए। उसमें बस्तर जिला और कोंडागांव जिला में, दोनों जिला में अब तक काफी अच्छा प्रगति हमको देखने मिला। साथ साथ अन्य जिला भी है, जैसा नारायणपुर का मैंने नाम लिया, इसका दंतेवाड़ा से लेकर सुकमा, बीजापुर, कांकेर, हमारा क्षेत्र के अन्य 5 जिला में भी लगातार हमारा कार्य जारी है और निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इस ऑपरेशन में 4 जिलों की डीआरजी टीम होगी। जैसे ये तो संयुक्त अभियान है और हमारा जैसा ये खास बात 2024 में रहा, हमारा कोई सीमा का कोई बाधा नहीं रह गई। जो फोर्सेस का जिला का इस जिला का फोर्स उस जिला में नहीं जा पाए, इस टाइप का कोई बात नहीं। जो भी कानूनी तौर पर हमको कार्रवाई करना थे सब करके इसका परिणाम आप सब लोग के सामने काफी सकारात्मक, सभी फोर्सेस है, जैसा सीआरपीएफ है हमारा साथ इस अभियान में शामिल रहा, आईटीबीपी जो माड़ क्षेत्र में है, बीएसएफ नारायणपुर और कांकेर में, और एसएसबी भी हमारा साथ है। सभी फोर्सेस ने, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उनकी तरफ से काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन के माध्यम से कार्रवाई कर रहे थे। इसके परिणाम काफी अच्छा रहा। जैसे उसका कैडर प्रोफाइल के हिसाब से वो स्टेट कमेटी के कैडर है, संभवतः स्टेट लेवल कमेटी के कैडर्स का AK-47 टाइप का हथियार रहते हैं, लेकिन जो सर्चिंग के दौरान हमें जो हथियार जो AK-47 का नहीं मिला, संभवतः उनके अन्य साथी है जो उस हथियार को लेकर भागे हुए। जो माओवादी के मोडस ऑपरेंडी ये रहते, कभी भी मुठभेड़ होते, मतलब जो बाकी लोग जैसे इस पर खास बात मैं ये बताना चाहूँगा, अब तक जो माओवादी की जो ऊपर कार्रवाई के इतिहास में देखा जाएगा, सीनियर कैडर को बचाने के लिए माओवादी संगठन की जो अनिल कैडर से काफी प्रयास करते थे। वो किसी भी कीमत में जाकर अपना सीनियर कैडर को, यदि सेंट्रल कमेटी होगा या स्टेट कमेटी होगा, डिविजनल कमेटी होगा, एरिया कमेटी होगा, उनको बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन वर्ष 2024 में हम ये भी देखने मिल रहा है, सीनियर कैडर्स को छोड़ कर जूनियर लेवल के कैडर्स भाग जा रहा है। इसके मतलब माओवादी संगठन में काफी एक तनाव का स्थिति है, आपस में मतलब कोई नेतृत्व, मतलब बिल्कुल नेतृत्वहीन हो गई है। जैसा जितना नाम मैंने गिनती किया है, जोगन्ना से लेकर विनय से लेकर जो अभी कार्तिक तक, जो सीनियर लेवल तेलुगु कैडर है और महाराष्ट्र का, उड़ीसा का अन्य प्रांतों का कैडर, उनका छोड़कर जो स्थानीय कैडर मतलब मुठभेड़ के दौरान भाग जा रहा है और उनका हथियार भी लेकर भाग जा रहा है। ये काफी एक हमारे लिए मतलब जो मैं उसका समीक्षा कर और हमारे लिए एक पॉजिटिव विषय में बताऊंगा, क्योंकि माओवादी संगठन में काफी फूट पड़ चुकी है। जैसा ये भी उनका पुराना मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि उनके हार्डकोर इलाके में उनकी जो जहाँ पर उनकी संख्या बल पूर्व में मजबूत थे, उन क्षेत्र में अपन जाकर जो नवीन सुरक्षा कैंप खोल रहा है, उस दौरान उनके द्वारा दूर से फायरिंग करना, इस प्रकार की घटना का अंजाम दे रहे थे। उनका पुराना मोडस ऑपरेंडी, लेकिन हमारा तैयारी बेहतर है। जैसे माओवादी की इस प्रकार के हरकत के बावजूद कोई भी कैंप हम पीछे नहीं हटे हैं। जितना भी माओवादी द्वारा साजिश की गई थी सुरक्षा बल को हमला करने के लिए, उनका योजना है, किसी भी इसमें हमने पीछे नहीं हटा है। सभी कैंप में हमारे जवान द्वारा मजबूत मनोबल के साथ डट कर रहा है और अभी सभी कैंप अभी व्यवस्थित हो गए और आने वाले समय भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है हमारे जवान और मजबूत मनोबल के साथ आगे बढ़ेगा। तो सुना आपने बस्तराज जी ने कैसे बताया कि किस तरह से अब उनका निचला कैडर जो है अपने वरिष्ठ जो नेता हैं उन्हें आखिरी समय में छोड़कर भाग रहे हैं, ये दावा बस्तराज जी का है। हालांकि अभी तक माओवादियों का इस पर कोई प्रेस नोट नहीं आया। अमूमन देखा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर माओवादी भी एक अलग प्रेस नोट जारी करते हैं। इंतजार कर रहे हैं कि माओवादियों की तरफ से इस पर क्या बयान आता है। हालांकि जो 25 लाख के इनामी माओवादी हैं रामचंद्र, उनको लेकर बस्तराज जी ने बताया कि इनका नाम
पी मोहन राव उर्फ रामचंद्र उर्फ कार्तिक उर्फ दसरू उर्फ दसन्ना उर्फ नरेश उर्फ लखमू उर्फ जीवन विगत कई वर्षों से ये स्टेट कमेटी मेंबर एसीएम उड़ीसा के रूप में काम कर रहे थे और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। और कार्तिक उर्फ दसरू उड़ीसा स्टेट कमेटी में शामिल होने से पूर्व नल्लामाला फॉरेस्ट एरिया में पीपुल्स वार ग्रुप के लिए नक्सल गतिविधियों में शामिल थे। ये उनकी हिस्ट्री है जो 25 लाख की इनामी है। और साथ ही साथ पुलिस का ये कहना है कि बीते कई समय में अबूझमाड़ में जो हमेशा से माओवादियों का गढ़ माना जाता था उसको लेकर भी पुलिस ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जो सबसे सुरक्षित ठिकाना था उस क्षेत्र में जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर द्वारा संयुक्त रूप से संचालित नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बीते एक साल में 130 से ज़्यादा माओवादियों को मार गिराया गया है। सिर्फ नारायणपुर जिले में पिछले एक साल में 56 माओवादी मारे जा चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अबूझमाड़ में नक्सलियों के विरुद्ध जवानों को किस तरह से सफलता लगातार मिल रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने पूरे बयान को देते हुए कि किस तरह से मुठभेड़ हुआ है, उन्होंने एक चेतावनी भी दी है माओवादियों को लेकर कि प्रतिबंधित और गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन के पास अब हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। इसलिए माओवादी संगठन से पुनः अपील है कि वे तत्काल हिंसात्मक गतिविधियों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ें अथवा परिणाम उन्हें इसी तरह से भुगतना होगा। ये बस्तर आईजी का दावा है। साथ ही साथ बस्तर आईजी ने ये भी कहा कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है 31 मार्च 2026 तक दंडकारण्य नहीं पूरे देश से माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, उस तरफ जो जवान है वो लगातार सफलताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों को लगातार नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। जवान अपने आप को सुरक्षित भी रख रहे हैं और इसके पीछे कई पैतरे काम कर रहे हैं, नई रणनीतियां काम कर रही हैं और मनोबल जो भी है जवानों का वो भी बढ़ा हुआ है और साइकोलॉजिकल तरीके से भी माओवादियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जवानों के द्वारा माओवादियों को घेरा गया तो वो सेंट्रल कमेटी के सदस्य कहाँ हैं जो उस बैठक में आए हुए थे? अगर चारों तरफ से उन्हें घेरने की कोशिश पुलिस के जवानों ने की और अगर इतने लोग मारे गए हैं और भी माओवादी घायल हैं तो इतनी बड़ी फोर्स जो बैकअप में गई हुई थी तो उनके द्वारा क्या उन्हें तलाशने की कोशिश की गई तो क्या वो भविष्य में मिल पाएंगे? नहीं, ऐसे कई सवाल हैं। और सवाल ये भी है कि ऑटोमेटिक वेपन अब क्या वाकई में माओवादियों के निचले कैडर अपने बड़े साथियों को छोड़कर हथियार लेकर भागने में सफल हो रहे हैं या इसके पीछे माओवादियों की कोई और रणनीति है? जो भी जानकारी होगी उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये बड़ी सफलता का दावा पुलिस के जवानों ने किया है, पुलिस के अधिकारियों ने किया है, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो ज़रूरी है हर किसी को जाना तो इसे शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।